हेलो। तो अपन ने स्टार्ट किया था कल भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, अपनी बुक क्लास 11 की। ठीक है, अपन इसी को आगे बढ़ाते हुए अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं जहां से अपन ने कल छोड़ा था। तो अपन ने कल यहाँ छोड़ा था जिसमें एक कवि है, वो ईश्वर से वार्तालाप कर रहा है, यानी जो भौतिक वातावरण है और जो मानव है उनके बीच की जो अन्योन्य क्रिया है, उन दोनों के बीच की जो अन्योन्य क्रिया है उन दोनों को समझाया गया है। ठीक है, जैसे कि अपन ने देखा था कि ईश्वर से कवि कहता है कि आपने मिट्टी बनाई, मैंने कब बनाया, आपने रात्रि बनाई, मैंने दीपक बनाया, आपने बंजर भूमि, पहाड़ी भूभाग, मरुस्थल का सृजन किया, मैंने फूलों की क्यारी और बाग बगीचे बनाए। यानी कि जो भौगोलिक तत्व होते हैं उनसे ही जो है सांस्कृतिक तत्व बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अपन ने इसमें ये समझा कि मानव जो है अपने सृजनात्मक योगदान का दावा करता रहता है पृथ्वी पर, है ना। इन प्राकृतिक संसाधनों का वो प्रयोग करता है, फिर अपने सृजनात्मक योगदान का दावा करता है। और तकनीकी की सहायता से मानव आवश्यकता की आवश्यक अवस्था से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हो गया है। यानी पहले क्या है ना, मानव जो करता था वो अपनी आवश्यकता को पूरी करने के लिए करता था। अब क्या ये अपने आप को स्वतंत्र समझता है कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। ठीक है, तो स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हो चुका है। उसने उसने सर्वत्र अपनी छाप छोड़ी। सर्वत्र यानी पूरे, हर जगह, पूरे विश्व में कहीं पे भी आप देखोगे मनुष्य की आपको छाप नजर आएगी। तथा प्रकृति के सहयोग से नई संभावनाओं का सर्जन भी किया है। यानी प्रकृति के सहयोग से नई नई संभावना जो है उनका भी सर्जन मनुष्य ने किया है। इस प्रकार हमें मानवीकृत प्रकृति तथा प्रकृति प्रभावित मानव के दर्शन होते हैं। देखो, इस बात को थोड़ा समझना अच्छे से। एक बार से मैं पेन का कलर चेंज करती हूँ। देखो, मानवीकृत प्रकृति और प्रकृतिकृत, प्रकृति से प्रभावित मानव, यानी प्रकृति का मानवीकरण हो गया है और मानव का जो है प्रकृतिकरण, यानी मानव पे प्रकृति की छाप और प्रकृति पर मानव की छाप। ठीक है, भूगोल इसी अंतर प्रक्रियात्मक संबंध का अध्ययन करता है। इन्हीं इन्हीं अंतर अंतर प्रक्रियात्मक संबंधों का अध्ययन जो है भूगोल में किया जाता है। परिवहन एवं संचार के साधनों के जाल तथा पदानुक्रमिक केंद्रों के माध्यम से क्षेत्र समाकलित संगठित हो गए हैं। ठीक है, तकनीकी के साथ साथ जो है परिवहन और संचार के साधन संसाधन जो है वो भी बढ़ गए हैं, है ना। पदानुक्रमिक केंद्र यानी बड़ा, बड़े के नीचे थोड़ा छोटा, फिर उसके नीचे और छोटा, इस तरह से पदानुक्रमिक केंद्र, इन सब के माध्यम से समाकलित और संगठित जो है ये सारी चीजें हो चुकी है। एक सामाजिक विज्ञान के रूप में भूगोल इसी क्षेत्रीय समाकलन और संगठन का अध्ययन करता है। किसी क्षेत्र में जो समाकलन है, जो संगठन है, किसी क्षेत्र का जो स्थानिक संगठन है, उस स्थानिक संगठन का ही अध्ययन कौन करता है? भूगोल करता है। स्थानिक संगठन क्या होता है? स्थानिक संगठन होता है यानी स्थान के अंदर विभिन्न तत्वों, विभिन्न तथ्यों के मिलने से एक संगठन पाया जाता है। उस स्थान में पाए जाने वाले संगठन को स्थानिक संगठन कहा जाता है। ठीक है, तो इन्हीं का अध्ययन कौन करता है? भूगोल करता है। एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल तीन वर्गीकृत प्रश्नों से जुड़ा हुआ है। कुछ प्रश्न धरातल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप की पहचान से जुड़े हैं। जैसे क्या है, यानी धरातल पर क्या है, पहाड़ है कि मैदान है या नदियां हैं, क्या है। ठीक है, कुछ प्रश्न पृथ्वी पर भौतिक सांस्कृतिक तत्वों के वितरण से संबंधित, यानी कहाँ है, जो है, जो क्या है वो कहाँ है। ठीक है, सब मिलाकर उक्त दोनों प्रश्नों में प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों के वितरण एवं स्थिति को ध्यान में रखा गया है। यानी आप ये देखोगे कि इन सारी चीजों को पढ़ने से अपन को समझ में आ रहा है कि प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्वों का वितरण और उसकी स्थिति, वितरण कहाँ, स्थिति कहाँ, को ध्यान में रखा गया है। इन प्रश्नों में कौन से तत्व कहाँ स्थित है से संबंधित सूचीबद्ध सूचनाएं प्राप्त होती है। औपनिवेशिक काल से ही यह उपागम बहुत प्रचलित रहा है। यानी औपनिवेशिक काल था जब इतनी ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं थी, चीजें जो है उपनिवेशिक शासन चलता था, उस टाइम पर भी यही उपागम चलता था कि भाई कहाँ है और क्या है और कहाँ है ना। तो उपनिवेश में क्या करते थे, ये जो ब्रिटिशिस है, ये पुर्तगाली है, ये क्या करते थे, ये पूछते थे कि क्या और कहाँ, ये क्या है, किसके किस लिए आए थे भारत में। भारत के संसाधनों की वजह से भारत में व्यापार करने आए थे, तो क्या मिल गया उनको? कहाँ है? भारत में है। ठीक है, तो इसलिए इन दो चीजों के साथ ही क्या होता था, इसका अध्ययन होता था। इन दो प्रश्नों में तीसरे प्रश्न जुड़ने तक भूगोल एक वैज्ञानिक विषय नहीं बन सका। अब जब तीसरा प्रश्न इसमें जुड़ा, क्या, कहाँ, ये दो तो पहले से प्रचलित था, तीसरा था क्यों है।
ठीक है, इसे ही बोलते हैं कार्य कारण संबंध, जो मैं आपको कल बता रही थी। ठीक है, ये जो तीसरा प्रश्न इसमें जुड़ा कि ये क्यों है, कि भारत में ही ये संसाधन क्यों है। ठीक है, ये संसाधन जो भारत में वो ढूंढ रहे थे वो भारत में ही क्यों है, वो अपन भूगोल में अध्ययन करते हैं तीसरा प्रश्न के रूप में। ठीक है, कि भाई क्यों है भारत में। ठीक है, तो भारत में ये क्यों है, तो इस तरह से आप देखोगे भूगोल में क्या होता है अध्ययन, क्या है, कहाँ है, क्यों है। अब इस मैडम ये क्या क्यों कहाँ क्यों पढ़ा रहे हो मैं, बेटा क्वेश्चन आया हुआ है और आएगा। क्या क्वेश्चन आएगा, भूगोल अध्ययन करता है, लिख लो क्वेश्चन, भूगोल अध्ययन करता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या, कहाँ, क्यों, कब। ठीक है, ये इसको ऐसे करो, भूगोल अध्ययन नहीं करता है, इसमें से भूगोल अध्ययन नहीं करता है। क्या का करता है, क्या का करता है, कहाँ का करता है, क्यों का करता है, कब का नहीं करता। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है ये, कि भूगोल किसका अध्ययन करता है, किसका अध्ययन नहीं करता है। ठीक है, इस तरह से नेगेटिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तीन चीजें तो है अपने पास, चौथी वो अलग से दे देगा। तो क्या, क्यों, कब, ये आते अपन को एक जैसे दिखते हैं, लेकिन अपन को याद रखना है कि भूगोल में अपन को क्या देखना है, क्या देखना है, क्या है वो, जो क्या है वो कहाँ है, वो जो है वो क्यों है। ठीक है, ये तीन चीजें ही भूगोल में पढ़ी जाती है। तो आपको इस तरह से याद रखना है, इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, आया समझ में। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न क्या था, क्या है, और तीसरा प्रश्न, ये तृतीय प्रश्न व्याख्या अथवा तथ्य एवं तत्व एवं तत्व के मध्य कार्य कारण संबंध से जुड़ा है। कल ये वर्ड वापिस बताया था मैंने, कार्य कारण संबंध से जुड़ा है। भूगोल का ये पक्ष क्यों प्रश्न से जुड़ा हुआ है, यानी तीनों चीजें आ गई अपने पास में। आगे चलते हैं। एक विषय के रूप में भूगोल का क्रोड क्षेत्र यानी कोर एरिया, केंद्र, क्रोड क्षेत्र का मतलब है इस भूगोल का केंद्र। ठीक है, कोर एरिया से संबंधित हो, क्षेत्र से संबंधित होता है। भूगोल का केंद्र किससे, क्षेत्र से, यानी कोई जगह तो होनी चाहिए भाई, उसी का तो अध्ययन करेंगे भूगोल में। तो क्षेत्र से संबंधित है कोर, केंद्र के रूप में भूगोल। ठीक है, तो इस तरह से भूगोल एक क्षेत्र के रूप में, एक केंद्र, भूगोल का केंद्र कहाँ है, क्षेत्र में, तथा स्थानिक विशेषता, उस क्षेत्र के उस स्थान की जो विशेषताएं उसके गुण है का विवेचन करता है। उन्हीं की तो विवेचना करेंगे। जैसे ये कोई क्षेत्र है तो इसी के अंदर क्या क्या पाया गया है, यहाँ पहाड़ है, कहाँ पर है, यहाँ मैदान कहाँ पर है, यहाँ नदी कौन सी बहती है, तो ये उसी के तो गुण और उसी की तो विशेषताओं का विवेचन करता है। यह क्षेत्र में तथ्य के वितरण, स्थिति एवं केंद्रीकरण के प्रतिरूप का अध्ययन करता है। भूगोल क्या करता है, क्षेत्र में जो तथ्य है उसका वितरण, यानी पहाड़ है, ठीक है, तो कहाँ है, उत्तर में है। ठीक है, उसकी स्थिति, उत्तर में स्थिति, समझ गए, यानी इस तरह से फैला हुआ है या इस तरह से फैला हुआ है। ठीक है, एवं केंद्रीकरण के प्रतिरूप का अध्ययन करता है, यानी वो ये चीजें है तो किस तरह से इसके अंदर इस इसके साथ जुड़ी हुई है, इस क्षेत्र के साथ। ठीक है, तथा इन प्रतिरूपों की व्याख्या, ये जो प्रतिरूप है, जैसे ये इसका प्रतिरूप हो गया स्थल का पहाड़, यहाँ पे नदी बह रही है, इसका बेसिन है। ठीक है, इस तरह से ये इसके प्रतिरूप है, इसकी व्याख्या करते हुए उनका स्पष्टीकरण देता है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। ठीक है, और वो क्यों है उसका स्पष्टीकरण भी देता है। मानव तथा उसके भौतिक वातावरण के मध्य गत्यात्मक अंतर प्रक्रिया से उपजे तथ्यों के बीच साचार्य एवं अंतर संबंध का विश्लेषण करता है। मैंने कहा था आपको, कल भी बताया था कि भौतिक वातावरण और मानव दोनों ही गत्यात्मक है, स्थैतिक नहीं है। ठीक है, इस गत्यात्मक अंतर प्रक्रिया से जो तथ्य नए बनते हैं, उनके बीच जो साचार्य है, उनके बीच जो जुड़ाव है, उनके बीच जो अंतर संबंध है, जो संबंधित एक दूसरे से, उनका विश्लेषण करता है भूगोल। ठीक है, तो इस तरह से अपन समझ रहे हैं कि भूगोल के केंद्र में क्या है, क्षेत्र है, क्षेत्र को केंद्र में रख करके भूगोल में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और उस क्षेत्र के जो स्थानिक विशेषता और गुण हैं उनका, उनकी व्याख्या की जाती है। उस क्षेत्र में जो तथ्य है उसका वितरण कहाँ कहाँ फैले हैं, उसकी स्थिति, उसका केंद्रीकरण का प्रतिरूप, उसका अध्ययन किया जाता है। उसके अलावा प्रतिरूपों की व्याख्या करते हुए इसका स्पष्टीकरण भी दिया जाता है। मानव और भौतिक पर्यावरण के मध्य जो गत्यात्मक अंतर प्रक्रिया है, उससे नए बने तथ्यों और उसके बीच में जो संबंध है, जो जुड़ाव है, उसका भी विश्लेषण भूगोल में किया जाता है। ठीक है, तो ये था भूगोल का एक परिचय। ठीक है, अब भूगोल को एक समाकलन विषय के रूप में भी पढ़ा जाता है। ठीक है, समाकलित विषय, भूगोल एक समाकलित विषय के रूप में।
ठीक है, तो इस तरह से भूगोल एक समाकलित विषय के रूप में भी पढ़ा जाता है। तो इसको अब अपन आगे देखते हैं। देखिए, भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय है जो क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास करता है। किसी क्षेत्र के संश्लेषण का जो है प्रयास करता है भूगोल, तथा इतिहास कालिक संश्लेषण यानी समय के साथ संश्लेषण का प्रयास करता है। इसके उपागम की प्रकृति समग्रात्मक है, यानी समग्र रूप से ये क्या करता है, इसकी व्याख्या करता है। इस तथ्य को मानता है कि विश्व एक परस्पर निर्भर तंत्र है। ये मानता है कि विश्व जो है, विश्व के अंदर जो प्रत्येक चीज है, जो प्रत्येक वस्तु है, प्रत्येक तथ्य है, वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये इस बात में क्या करता है, विश्वास करता है भूगोल। ठीक है, इस तरह से प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक तथ्य आपस में परस्पर एक दूसरे से निर्भर करती है। आज वर्तमान विश्व एक वैश्विक ग्राम के का प्रतिबोधन होता है, यानी कि आज का जो विश्व है वो एक गांव बन चुका है। एक गांव यानी कि पूरा का पूरा विश्व एक जुड़ चुका है एक दूसरे से। ठीक है, परिवहन के बेहतर साधनों तथा बढ़ती हुई गम्यता के कारण दूरियां कम हो गई है। सर्वदर्शी माध्यमों एवं सूचना तकनीकी ने आंकड़ों को बहुत समृद्ध बना दिया है। यानी कि ये जो सूचना तकनीकी है, ये जो सर्वदर्शी माध्यम क्या है, ऑडियो विजुअल मीडिया, जिसमें अपन किसी चीज को सुन सकते हैं और वीडियो के फॉर्म में देख सकते हैं। ये जो माध्यम है वो, और सूचना तकनीकी ने आंकड़ों को यानी डेटा को बहुत ज्यादा समृद्ध बना दिया है। तकनीकी ने प्राकृतिक तथ्य और आर्थिक एवं सामाजिक प्रचाल पैरामीटर्स के निरीक्षण एवं परीक्षण में के बेहतर अवसर भी प्रदान किए हैं। इसी तकनीकी की वजह से अपन जो प्राकृतिक तथ्य होते हैं, आर्थिक तथ्य होते हैं, सामाजिक जो तथ्य होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें अपन किसी चीज को रखते हैं, उनके निरीक्षण और परीक्षण के लिए क्या है, बेहतर अवसर बन गए हैं, बेहतर बन गया है। इसको आसानी से अपन क्या कर सकते हैं, इसका प्राकृतिक और आर्थिक और सामाजिक विश्लेषण कर सकते हैं। ठीक है, भूगोल का एक संश्लेषणात्मक विषय के रूप में अनेक प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञानों से अंतरापृष्ठ यानी पीछे से वो जुड़ा हुआ है, उसके इंटरफेस से संबंध है। किसका, भूगोल का जो है संबंध है बाकी अन्य विषयों के साथ। ठीक है, प्राकृतिक या सामाजिक सभी विज्ञानों का एक मूल उद्देश्य है यथार्थता को ज्ञात करना। यानी सभी विज्ञानों का क्या उद्देश्य होता है, क्या मूल उद्देश्य होता है, वो होता है यथार्थता को ज्ञात करना, जो सच है, जो है एक्चुअल में, उसको ज्ञात करना। ठीक है, भूगोल यथार्थता से जुड़े तथ्यों के साक्षात्कार को बोधगम्य बनाता है, और भूगोल क्या करता है, इस यथार्थता से जुड़े हुए जो तथ्य हैं, उसके जो संबंध है, इसका जो जुड़ाव है, उसको समझने योग्य बना देता है। ठीक है, अब आपके पास एक चित्र आएगा, नीचे देखेंगे, उसमें भूगोल का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध दिखाया गया है। वस्तुतः विज्ञान से संबंधित सभी विषय भूगोल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि कई तत्व क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, कई तत्व क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न भिन्न हो सकते हैं। भूगोल स्थानिक संदर्भ में यथार्थता को समग्रता से समझने में सहायक है। यथार्थता को समझने में सहायक कौन है, भूगोल है। ठीक है, अब एक बार से अपन वो चित्र देख लेते हैं कि भाई किस चित्र की बात हो रही है यहाँ पे। ये लो, ये आ गया है, देखो, ये है अपना भूगोल, ये है भूगोल, और ये भूगोल जो है ये जुड़ा हुआ है अन्य विज्ञानों के साथ। देखिए, यहाँ पे मानव भूगोल और पारिस्थितिकी विज्ञान, यहाँ पर्यावरण भूगोल, यहाँ पर्यावरण विज्ञान, ये सांस्कृतिक भूगोल, मानव शास्त्र, भौगोलिक चिंतन, दर्शन शास्त्र, सामाजिक भूगोल, समाज शास्त्र, ऐतिहासिक भूगोल, इतिहास, मृदा भूगोल, मृदा विज्ञान, पादप भूगोल, वनस्पति विज्ञान, प्राणी भूगोल, प्राणी विज्ञान। यानी भूगोल की हर एक ब्रांच है, आप देखोगे हर एक विज्ञान की एक पीछे भूगोल लग रहा है, यानी भूगोल की एक ब्रांच है। ठीक है, इधर देखिए जल विज्ञान समुद्र विज्ञान से जुड़ा हुआ है। ठीक है, समुद्र भूगोल पढ़ते हैं पूरा, मौसम विज्ञान जलवायु भूगोल पढ़ते हैं पूरा, भू विज्ञान भू आकृति विज्ञान पढ़ते हैं पूरा, गणित और खगोलीय भूगोल होता है। ठीक है, और इसके अलावा देखो आर्थिक और सांख्यिकी, इसमें भूगोल में परिमाणात्मक प्रावैधिकी पढ़ते हैं। आर्थिक भूगोल को अर्थशास्त्र के साथ, अर्थशास्त्र का संबंध है आर्थिक भूगोल के साथ है, क्या आर्थिक भूगोल में अर्थशास्त्र को पढ़ लिया जाता है। जनानिकी जनसंख्या भूगोल नाम से पूरी एक ब्रांच है। राजनीति शास्त्र राजनीति भूगोल नाम से एक पूरी जो है ब्रांच है। इस तरह से आप देख रहे हो कि भूगोल का संबंध देखो सारे के सारे जितने भी ये विज्ञान है, देखो ये यहाँ से आप देखना, एक मिनट, यहाँ से मानव भूगोल। ठीक है, ये क्या है, प्राणी भूगोल, पादप भूगोल, मृदा भूगोल, समुद्र भूगोल, जलवायु भूगोल, भू आकृति विज्ञान,
और अपने खगोलीय विज्ञान, गणित विज्ञान, है ना, गणित और खगोल। ठीक है, यहाँ तक तो ये क्या है, प्राकृतिक विज्ञान है। ये जो इधर वाले है ये क्या है, सामाजिक विज्ञान है, जिसमें सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, जनसंख्या भूगोल, राजनीति भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, सामाजिक भूगोल। ठीक है, सामाजिक भूगोल है, भौगोलिक चिंतन है, सांस्कृतिक, पर्यावरण भूगोल। ठीक है, मानव भूगोल, ये क्या है, पर्यावरण भूगोल इसके अंदर आ जाएगा। प्राकृतिक विज्ञान, ये मानव भूगोल, ये क्या है, ये सब मानव भूगोल के पार्ट है या सामाजिक विज्ञान के पार्ट है, समझ गए। और ये जो है ये है प्राकृतिक विज्ञान के पार्ट। जो अपने अपन ने कल देखा था ना, भूगोल को दो भागों में बांटा था, तो इस तरह से भूगोल इन सभी से जुड़ा हुआ है, सामाजिक विज्ञानों से भी और प्राकृतिक विज्ञानों से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अपन इस तरह से भूगोल को समझ सकते हैं कि भूगोल जो है इन सब से अंतरापृष्ठ के रूप में, यानी कि इसके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब एक बार अपन वापस चलते हैं वहीं जहां अपन पढ़ रहे थे अपना। ठीक है, आ जाओ। अतः भूगोल अतः भूगोल न केवल एक स्थान से दूसरे स्थान में तथ्यों की भिन्नता पर ध्यान देता है, बल्कि उन्हें समग्रता में समाकलित भी करता है। इस समग्रता में इस व्यापक रूप में समाकलित भी कर लेता है। भूगोलवेत्ता को सभी संबंधित क्षेत्रों की व्यापक समझ रखने की आवश्यकता होती है। हर एक क्षेत्र की उसकी व्यापक समझ होनी, छोटी मोटी जानकारी से काम नहीं चलेगा भाई, पूरी व्यापक समझ होनी चाहिए, जिससे कि वह उन्हें तार्किक रूप से संश्लेषित कर सके, ताकि वो लॉजिकल रूप से उनको कनेक्ट करे, दूसरी चीजों के साथ कनेक्ट करके समझा सके। ये संश्लेषण कुछ उदाहरणों की सहायता से सरलता पूर्वक समझाया जा सकता है, जैसे कि इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं अपन। देखिए, जैसे भूगोल ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करता है, स्थानिक दूरी स्वयं विश्व के इतिहास की दिशा को परिवर्तित करने के लिए प्रभावशाली कारक है। देखो, भूगोल जो है ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करता है, जैसे इतिहास में जितनी भी घटनाएं हुई है ना, उनमें कहीं ना कहीं भूगोल का हाथ जरूर रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, जैसे कि अब इस तरफ पोरस और इस तरफ सिकंदर, बीच में थी झेलम नदी। नदी क्या है, एक प्राकृतिक तत्व है, एक भौगोलिक तत्व है। ठीक है, तो सिकंदर को पोरस पर आक्रमण करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए झेलम नदी को पार करना पड़ा था, इसलिए इसको टाइम ज्यादा लग गया था। ठीक है, बाद में हाँ पोरस हार गया था, सिकंदर जीत गया था। और इसी नदी की वजह से इसमें बाढ़ और उफान की वजह से ये जो पास वाला एरिया था वो हो गया था दलदली। तो इन्हीं दलदली एरिया की वजह से पोरस की जो सेना के घोड़े वो फंस गए थे। ठीक है, एक कारण ये भी माना जाता है कि भाई ये पोरस हार गया था। ठीक है, और बाद में सिकंदर ने इसको इसका साम्राज्य वापस सौंप दिया था, वो एक पूरा हिस्ट्री में पढ़ते हैं अपन। लेकिन भूगोल जो है कहीं ना कहीं ऐतिहासिक घटनाओं को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। इफेक्ट कर रहा है तो अपन को समझ में आ रहा है कि भाई भूगोल जो है किससे जुड़ा हुआ है इन सब चीजों के साथ, और संश्लेषण करता है जुड़ करके। ठीक है, तो भूगोल ऐतिहासिक घटनाओं से को प्रभावित करता है। स्थानिक दूरी स्वयं विश्व के इतिहास की दिशा को परिवर्तित करने के लिए प्रभावशाली कारक, यानी दूरी भी देखो आप, जैसे अपना ये यूरोप है, ठीक है, ये अफ्रीका, ठीक है, इस तरह से, और ये इधर अपना भारत है। ठीक है, इस तरह से ये अपना भारत है। तो यहाँ से यूरोपियंस जो है भारत पे डायरेक्ट नहीं आ पाए कभी, उनको आने के लिए सब घूम करके आना पड़ा समुद्री रास्तों से। क्या है, ये भौगोलिक दूरी है। ठीक है, इस इतिहास की दिशा को परिवर्तित करने का एक प्रभावशाली कारक है। अगर मान लो ये इधर से डायरेक्ट आ पाते तो इतिहास कुछ और ही होता है। हो सकता है ये लोग बहुत पहले ही भारत को अपने कब्जे में कर चुके होते हैं, इनको जो है बाद में जो है 16वीं शताब्दी में यहाँ पे आए थे। ठीक है, तो इस तरह से उनको ढूंढना पड़ा, आना पड़ा, है ना, इस तरह की बहुत सारी चीजें हुई। तो भूगोल क्या है, खुद एक कारक है, ये जो दूरी है वो भी एक कारक ही है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्षेत्रीय विस्तार लड़ाई के दौरान विशेषकर पिछली शताब्दी में कई देशों के लिए सुरक्षा का साधन बना। क्षेत्रीय विस्तार होने की वजह से क्या होता है, जैसे मान लो बीच में कोई पर्वत आ गया, जैसे हिमालय जो है हमारे लिए सुरक्षा कवच का काम करता है, अपन कहते हैं ना बार बार, तो क्या है वो भौगोलिक कारक है एक। परंपरागत युद्ध के बड़े आकार वाले देशों ने अधिक स्थान छोड़कर समय का लाभ प्राप्त किया है। ठीक है,
कुछ परंपरागत युद्ध में क्या होते थे, बड़े आकार वाले देश क्या देते थे, अधिक स्थान छोड़ लेते थे। जैसे मान लो ये एक देश है बहुत बड़ा, तो ये अपना यहाँ पर क्या करते थे, साम्राज्य बसा लेते थे, और जो ये एरिया है उसको खाली छोड़ देते थे, ताकि जब आक्रमण होता है ना तो वो यहीं पे आके लड़ाई झगड़ा कर ले, और जो इनका मेन राजधानी है वो सेफ रह जाए। ठीक है, तो इस तरह से बड़े और विस्तारित देशों को इस तरह से फायदा होता था। नए विश्व के देशों के चारों तरफ एक विस्तृत समुद्र द्वारा प्रदत्त रक्षा कवच उन्हें उनकी मिट्टी पर युद्ध होने से बचाता रहा। और जैसे अब जैसे नए देश के जो दो देश हैं जो नए दुनिया के, यानी कि अमेरिका, तो इनके बीच में यहाँ पे क्या है, अटलांटिक ओशन है, और यहाँ पे यूरोप, यहाँ पे अफ्रीका, तो इनके ऊपर युद्ध होने से, इनके ऊपर आक्रमण होने से कौन बचाया, किसने बचाया, इस महासागर ने इसको बचाया। ठीक है, बहुत लंबे टाइम तक। फिर बाद में तो चीजें जैसे जैसे तकनीकी का विकास हुआ, वैसे वैसे क्या हुआ, उन्होंने बड़े बड़े जहाज बना लिए, फिर उन्होंने खोज यात्राएं कर ली। ठीक है, तो धीरे धीरे ये सब कुछ चीजें होती रही। आगे देखते हैं। यदि हम विश्व की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं का विवेचन करें तो हमें तो उसमें से प्रत्येक की भौगोलिक व्याख्या की जा सकती है। अगर विश्व की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं का अगर अपन विवेचन करेंगे ना, तो अपन को पता चल जाएगा कि ये जो है घटनाएं, ये कहीं ना कहीं किससे जुड़ी हुई है, भौगोलिक व्याख्या से जुड़ी हुई है। यानी भूगोल की व्याख्या तो उसमें होगी ही होगी। जैसे भारत में महान हिमालय एक अवरोध के रूप में देश की रक्षा करता रहा, परंतु उसमें विद्यमान दर्रे, यानी उसमें जो दर्रे पाए जाते हैं, उन दर्रों की वजह से क्या हुआ, एशिया के आक्रमणकर्ता क्या करने लगे, एशिया के आक्रमणकर्ता एवं प्रव्रजक को मार्ग की सुविधा देते रहे। यानी जो आने वाले लोग थे उनको क्या, ये दर्रे है ना, इनको सुविधा भी देते थे आने का इस तरफ। जैसे ये हिमालय है अपना, ठीक है, तो बीच में ये जो दर्रे हैं, इस तरह से इन दर्रों से क्या है ना, उधर से लोग इधर आ जाते थे। लेकिन बहुत सकरा रास्ता था, तो आसानी से नहीं आया जा सकता था, बहुत मुश्किल काम था, लेकिन आते तो थे। ठीक है, लेकिन फिर भी हिमालय ने क्या है ना, अवरोध का काम किया है भारत के लिए। ठीक है, सामुद्र सामुद्रिक किनारे दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप तथा अफ्रीका के संपर्क को प्रोत्साहित करते रहे। ठीक है, ये जो समुद्र के किनारे है, ये दक्षिण पूर्व एशिया को यूरोप तथा अफ्रीका से संपर्क को यानी जोड़ने को क्या है, प्रोत्साहित करते रहे। नौ संचालन तकनीकी ने यूरोपीय देशों को भारत सहित कई एशियाई एवं अफ्रीकी राष्ट्रों पर उपनिवेशीकरण करने की सहायता की, क्योंकि उन्हें समुद्र के माध्यम से गम्यता मिली। ठीक है, तो इस समुद्र के माध्यम से इनको आने जाने का रास्ता मिल गया। उपनिवेशीकरण की सहायता किसने की है, इन्हीं समुद्रों ने की है। ठीक है, नौ संचालन की वजह से। ठीक है, ये तकनीकी है एक तरह की नौ संचालन। इसने क्या किया, यूरोपीय देशों को भारत जैसे एशिया के कई देशों और अफ्रीकी राष्ट्रों पर क्या है, उपनिवेशीकरण करने में सहायता की है इस तकनीकी ने। ठीक है, भौगोलिक तत्वों द्वारा विश्व के विभिन्न भागों में इतिहास की धारा के आप परिवर्तन के अनेक उदाहरण मिल सकते हैं। यानी अपन अनेक उदाहरण ले सकते हैं, तो छोटे मोटे से उदाहरण है। ठीक है, कि भौगोलिक तत्वों से ही क्या है, विभिन्न में जो विश्व का इतिहास है वो क्या है, अलग अलग जगह पे अलग अलग जगह इफेक्टेड रहा। अगर मान लो ये भौगोलिक तत्व अलग अलग होते और चेंज होते तो इतिहास भी अलग होता। ठीक है, प्रत्येक भौगोलिक तत्व समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। समय के परिप्रेक्ष्य में उसकी व्याख्या की जा सकती है। जैसे भू आकृति, जलवायु, वनस्पति, आर्थिक क्रिया, व्यवसाय, सांस्कृतिक विकास ने एक निश्चित ऐतिहासिक पथ का अनुसरण किया। अनेक भौगोलिक तत्व जिस विभिन्न संस्थानों द्वारा एक विशेष समय पर निर्णय लेने की प्रक्रिया के प्रतिफल होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये देखो, कहीं पे जहाँ की भू आकृति है, जलवायु है, वनस्पति है, आर्थिक क्रियाएं हैं। ठीक है, ये भू आकृति है, जलवायु, वनस्पति, आर्थिक क्रियाएं, व्यवसाय, सांस्कृतिक विकास, ये सब क्या है, एक ऐतिहासिक पथ का अनुसरण करते हैं, इनका निश्चित होता है, उसके इन सब से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, अनेक भौगोलिक तत्व विभिन्न संस्थानों द्वारा एक विशेष समय पर निर्णय लेने की प्रक्रिया के प्रतिफल भी है। ठीक है, उदाहरण के लिए ब स्थान से 1500 किलोमीटर दूर है। जैसे मान लो कोई ये ए स्थान है, ये कोई बी स्थान है, ये 1500 किलोमीटर दूर है एक दूसरे से, जिससे विकल्प के रूप में यह भी कहा जा सकता है ए स्थान ब स्थान से 2 घंटा दूर है, या फिर यहाँ पे जाने के लिए कम से कम 2 घंटे लगेंगे यहाँ से, अगर आप यहाँ जाओगे तो। ठीक है, यदि हवाई जहाज से यात्रा की जाए तो 17 घंटा दूर, अगर हवाई जहाज से यात्रा करेंगे तो क्या है, ये 17 घंटे लगेंगे यहाँ पे। इस ये कब, अगर जैसे कि देखो ये कह रहा है कि अगर हवाई जहाज से यात्रा करेंगे तो 2 घंटे लगेंगे, और अगर रेलगाड़ी से यात्रा की जाए इन दोनों के बीच में
इन दोनों के बीच में अगर रेलगाड़ी से यात्रा की जाए तो ये 17 घंटा दूर है, और अगर हवाई जहाज से यात्रा की जाए तो 2 घंटा दूर है। थोड़ा ये लिखने में दिक्कत है, आगे पीछे लिखा गया इसलिए से थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। ठीक है, तो रेलगाड़ी से जाओगे आप तो 17 घंटा दूर है, और हवाई जहाज से जाओ तो 2 घंटा दूर है। इसी कारण समय भौगोलिक अध्ययन के चतुर्थ आयाम के रूप में एक समाकलन भाग माना जाता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अंडरलाइन करो। एक बार इसको साफ करके देखो, ये जो है समय भौगोलिक अध्ययन के चतुर्थ आयाम के रूप में एक समाकलन भाग माना जाता है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको चतुर्थ आयाम भूगोल का, इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, भौगोलिक अध्ययन का चतुर्थ आयाम है, तो आंसर हो जाएगा समय। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो ये यहाँ पे कि भौगोलिक अध्ययन का, यहाँ से क्वेश्चन लिख लेना, भौगोलिक अध्ययन का चतुर्थ आयाम है, ऐसे क्वेश्चन लिख लो, भौगोलिक अध्ययन का चतुर्थ आयाम है, आंसर लिख लेना समय। ठीक है, तो समय के अनुसार भी भौगोलिक अध्ययन जो है इफेक्टेड होता है। कृपया 3 अन्य आयामों का उल्लेख करो। अब ये चौथा बता दिया मैंने कि भाई चौथा है। अब आपको क्या करना है, 3 और जो आयाम है उनका अध्ययन उल्लेख करना है कि 3 और कौन से। ठीक है, अब देखो कैसे, अपन ने जब ये चित्र देखा था ना, जिसमें प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों को भूगोल के साथ प्रचुर रूप से संबंध दिखाया गया है। ठीक है, ये संबंध 2 खंडों में रखा जा सकता है, भौतिक भूगोल या उसे प्राकृतिक विज्ञान भी कह सकते हैं। ठीक है, और भूगोल और सामाजिक विज्ञान, ठीक है, 2 खंड होते हैं। अब मैं यहाँ पे 3 आयामों की बात कर रही थी कि चतुर्थ आयाम तो समय है, तो फर्स्ट आयाम कौन सा है, सेकंड आयाम कौन सा है, थर्ड आयाम कौन सा है। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि भाई इसका भूगोल का फर्स्ट आयाम, सेकंड आयाम, थर्ड आयाम और फोर्थ आयाम, चारों आयाम कौन से। अगर आप लोग इसका आंसर देते हो तो यानी आपने, अपन ने जितना भी इसका अभी तक पढ़ाई की है वो आपको समझ में आई है। ठीक है, और बाकी अगर नहीं दिया है, अभी लास्ट में वीडियो के मैं बता दूंगी आंसर। ठीक है, अगर आप देख रहे हो पहले ही तो पहले आप कमेंट कर दो, लास्ट में मैं इसके आंसर बता दूंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अपन देख रहे थे कि भाई प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के साथ जो भूगोल का अपन ने संबंध देखा था उस चित्र में, जहाँ भूगोल जो है अपने भूगोल बीच में था, फिर इधर है ना सारे विज्ञान थे, मानव भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, इस तरह से जब मैंने अभी चित्र देखा था। ठीक है, तो उसके हिसाब से भूगोल को इन जो संबंध है ये प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों का, इसको 2 भागों में रखा जा सकता है। ठीक है, एक बार मैं इसको वापस से हाईलाइट कर देती हूँ। चलो अब अपन चलते हैं आगे। भौतिक भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान। भौतिक भूगोल की सभी शाखाएं, जैसे कि इसमें रेखा चित्र में अपन ने देखा था, प्राकृतिक विज्ञान की अंतरापृष्ठ यानी जुड़ी हुई है। परंपरागत भौतिक भूगोल भौमिकी, मौसम विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा विज्ञान, ये सब क्या है, ये प्राकृतिक विज्ञान है। यही भूगोल की भौतिक भूगोल की शाखाएं भी हैं। इस प्रकार भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्री विज्ञान, मृदा भूगोल प्राकृतिक विज्ञान के साथ निकट रूप से संबंधित होते हैं। यानी भूगोल, जो भौतिक भूगोल की जो ब्रांचेज है, ये सारी की सारी यहाँ से शुरू होती है। भूआकृति विज्ञान, जो ये अपने भौतिक भूगोल की ब्रांचेज है, भू-आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्री विज्ञान, मृदा भूगोल, प्राकृतिक विज्ञान। ठीक है, ये सारी की सारी भौतिक भूगोल की ब्रांचेस है, जो कि प्राकृतिक विज्ञान की ब्रांचेस है। देखो यहाँ पे लिखी हुई है, यदि भौमिकी, मौसम विज्ञान, जल विज्ञान। ठीक है, तो इस तरह की ये जो प्राकृतिक विज्ञान की शाखाएं, इनसे आपस में क्या है, ये दोनों जुड़ी हुई है, क्योंकि ये अपनी सूचनाएं इन्हीं विज्ञानों से प्राप्त करते हैं। क्योंकि भूगोल क्या करता है, अपनी जो सूचनाएं हैं ये इन विज्ञानों से, प्राकृतिक विज्ञानों से प्राप्त करता है। जैसे जैव भूगोल, वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान, पारिस्थितिक विज्ञान से अत्यधिक निकटता से जुड़ा हुआ है। तो जैव भूगोल जो है ये वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान और पारिस्थितिक विज्ञान से जुड़ा हुआ है। इसी में से जो है जैव भूगोल जो है इन्हीं तीनों से मिलकर बना है। ठीक है, क्योंकि मानव विभिन्न स्थितिक निकेत में निवास करता है। ये देखो, ये एक वर्ड आया है निशी, निश्चय वर्ड आया है, स्थितिक निकेत। ठीक है, तो निश्चय क्या है, अपन जब पारिस्थितिकी अध्ययन पढ़ते हैं ना, उसमें अपन निश्चय को पढ़ते हैं। तो निश्चय क्या है, निश्चय है पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर एक ऐसा स्थान जिसमें मनुष्य और उसके आसपास का जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो जुड़ा हुआ है, जहां पे वो निवास करता है। ठीक है, उसे निश्चय कहते हैं। आगे चलते हैं अपन, एक बार से इसको साफ कर देते हैं।
जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ बस वही आपको भी हाईलाइट करना है। उसके अलावा मेरी तरह इस तरह पूरी किताब में लाइनें मत लगा लेना आप लोग। मैं तो पढ़ा रही हूँ इसलिए मुझे बार बार इस पे लाइन खींचनी पड़ती है। ठीक है, बाकी ये जो मैंने हाईलाइट किया है ना डार्क पूरे कलर में, उसको क्या करना है आपको, उसको क्या है हाईलाइट करना है बस अपनी किताब में। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन बनेंगे ना एक्स्ट्रा वो मैं आपको इस लेसन को पढ़ाने के बाद करवा दूंगी, जो आपको नोट्स में अपने आप से उतार लेना है। नोट्स मतलब वही बुक है हमारी, नोटबुक है जिसमें अपन क्वेश्चन लिख रहे हैं, वही हमारे नोट्स है, क्वेश्चन ही हमारे नोट्स है। ठीक है, क्योंकि अपन नोट्स बनाने बैठेंगे तो और भी ज्यादा टाइम जाएगा। ठीक है, और जहां मुझे लगेगा भाई इस टॉपिक के नोट्स देने चाहिए, उसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे या मेरे व्हाट्सएप चैनल पे आपको दे दूंगी, तो आपको चिंता नहीं करनी है। ठीक है, अपन अभी क्वेश्चन अपन एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, बस एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ना है अपन को। अब देखते हैं भूगोल का सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध। ठीक है, अब अपन इसको कल स्टार्ट करते हैं क्योंकि फिर क्लास लंबी हो जाएगी। मुझे अभी ऐसा ही फीलिंग आ रही है कि अपन इसको कल स्टार्ट करते हैं यहाँ से, क्योंकि फिर क्लास लंबी होगी तो फिर आपसे इसको पढ़ा नहीं जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप मुझे बता सकते हो। अब आपको अभी मैडम आपने कहा था कि मैं लास्ट में आपको आंसर बताऊंगी भूगोल के 4 आयाम। ठीक है, तो भूगोल के 4 आयाम के बारे में मैंने आपको बताया कि भूगोल के जो है 4 आयाम है, जिसमें से अपन ने इस बुक में देखा था कि भूगोल का चौथा आयाम क्या है, समय है। समय है, तो अपन इसको अब देखते हैं कि भाई भूगोल के बाकी 3 आयाम कौन से हैं। ठीक है, तो एक बार से मैं पेन ले लेती हूँ। भूगोल के आयाम, ठीक है, आप लिख लो उसी कॉपी में जहां आप लिख रहे हो, उस तरह से स्टार लगा के लिखो भूगोल के अध्ययन के, भूगोल के अध्ययन के या भौगोलिक अध्ययन के भी लिख सकते हो 4 आयाम। पहला आयाम है स्थानिक आयाम, जिसमें मैंने आपको क्षेत्र क्षेत्र करके पढ़ाया है बहुत कुछ कि भाई एक क्षेत्र होना चाहिए भूगोल में, जब तक क्षेत्र नहीं होगा तो अध्ययन किसका करोगे, तो वही है स्थानिक आयाम। ठीक है, और दूसरा है अंतर संबंधित या परस्पर क्रियात्मक आयाम। चलो इसको परस्पर क्रियात्मक आयाम ही लिख लेते हैं अपन। परस्पर क्रियात्मक आयाम। ठीक है, तीसरा है आर्थिक सामाजिक कार्यात्मक आयाम। मैं ये लिख रही हूं मिटा करके। तीसरा आयाम आर्थिक सामाजिक क्रियात्मक आयाम, यानी भूगोल का जो अध्ययन है आर्थिक और सामाजिक क्रियात्मकता के रूप में भी किया जाता है। और चौथा तो आपको पता ही है समय, जिसे अपन कहेंगे कालिक, काल या समय। ठीक है, कालिक आयाम, कोष्टक में लिख लेना समय, इस तरह से कोष्टक बंद कर लेना। ठीक है, तो इस तरह से अब मैं आपको इसलिए कह रही थी कि मैडम हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है, लेकिन मैंने ये सब कुछ पढ़ा दिया है। ठीक है, तो इसको अपन मैंने आपको एक क्वेश्चन लिखाया था, उसको अपन इस ज्योग्राफी के इस लेसन से अगर अपन और सरल शब्दों में समझे इन 4 आयाम को, तो ये आयाम बन जाएंगे। एक बार मैं इसको साफ करती हूँ, फिर आपको और अच्छे से समझाती हूँ। जैसे ही मैं वो शब्द बोलूंगी आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ हाँ मैडम हमने पढ़ा है ये। तो एक मिनट है ना, मैं एक बार इसको साफ करती हूँ, फिर आपको वापस बताती हूँ सरल शब्दों में। अगर देखें तो पहला है क्या है, पहला आयाम क्या का अध्ययन करना। ठीक है, दूसरा है कहाँ है, तीसरा क्यों है, और चौथा समय, समय यानी कब। ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन लिखाया था कि भूगोल में किस किस का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो कब का भी अध्ययन इसमें किया जाएगा, क्योंकि इसमें समय यानी कितना बदला कब तक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा स्थान, तो स्थानिक आयाम। कहाँ क्या है, स्थान है, कहाँ है, कहाँ है उसका वितरण हो जाएगा। ठीक है, उसका वितरण, क्यों है उसका संबंध, क्रियात्मक जो परस्पर
क्रियात्मक संबंध बताया था वो उसका संबंध है, और कब, ठीक है, कब यानी कितना बदल गया, कब से है ना। इसमें इतिहास भी आ जाएगा इसका एक तरह से कि भाई कब स्टार्ट हुआ और कब खत्म हुआ, कब कैसा चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है, क्यों है, कहाँ है, ये इससे ही जुड़े हुए हैं। लेकिन जो मैंने आपको पहले लिखा है ना स्थानिक आयाम, आपको आयाम में वही नाम याद रखना है, स्थानिक आयाम, परस्पर क्रियात्मक आयाम, आर्थिक सामाजिक कार्यात्मक आयाम और कालिक आयाम, यही 4 याद रखना है। ये तो मैंने आपको सरल शब्दों में समझाने के लिए बताया है, आपको आयाम में इसको याद नहीं रखना। बस क्वेश्चन अगर पूछेगा तो वैसे ही पूछ सकता है कि भूगोल का जो है अध्ययन करने का चौथा आयाम क्या है, तो वो है समय, वैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन 4 आयाम में आपको यही याद रखने हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। कल अपन शुरू करेंगे यहाँ अपना भूगोल और सामाजिक विज्ञान के साथ संबंध। आज प्राकृतिक विज्ञान के साथ अपन ने कर लिया है, कल जो है अपन सामाजिक विज्ञान के साथ करेंगे इसको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।